ठीक है, हाँ सबको सब कुछ क्लियर हो गया? यस, आगे बढ़ रहे? आगे बढ़ जाए? अच्छा एक सेकेंड रुको, ऐसे कैसे हो गया नॉट अलाउड टू अनम्यूट अस? हाँ अभी म्यूट अनम्यूट कर पा रहे हो? सर Yes, sir. चलेगा, समझ गया सब। यस, हाँ पता नहीं कैसे सर होता है। सर बोल। सर कैपेसिटर मतलब वो चार्ज स्टोर करता है जब लाइक यूज नहीं है बट स्टोर करके रखता है, और जब उस डिवाइस में चार्ज कम हो जाता है तो तभी वो अपना चार्ज भी सप्लाई करके लाइक उसे यस, यूज कराता है। तो फिर अभी पूजा ने पूछा था लाइक अगर वो नहीं होगा तो भी लाइक डिवाइस चलेगा क्या, तो आपने बोला कि बराबर नहीं है, चलेगा, लाइक चलेगा ऑन नहीं होगा। चलेगा चलेगा। देख ऑन करने के टाइम पे मैं तुझे एक बात बताता हूँ, कभी भी तुझे मैक्सिमम करंट, तूने कभी देखा पेट्रोल की गाड़ी या डीजल वाली गाड़ी? हाँ दोनों हाँ यस लॉजिकली सोचो सबसे ज्यादा एनर्जी तुमको कब लगती है चालू करने में? किक मारने। यस, लेकिन एक बार गाड़ी जब फ्लो पकड़ लेती है ना, एक बार गाड़ी जब फ्लो पकड़ लेती है ना, तो तुम यहाँ वहां कुछ भी करो, थोड़ा बहुत यहाँ वहां करो, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? जब भी कैपेसिटर्स का काम कब आता है पता है? स्टार्टिंग में और एंड में, मतलब स्टार्ट करने में और रुकाने में। रुकाने में तो वैसे काम नहीं आता, लेकिन स्टार्ट करने में बहुत काम आता है। तो स्टार्ट करने के लिए कोई भी डिवाइसेस को, अगर मान लो मैं तुमको अभी वो बोलता हूँ, मान लो ट्यूबलाइट अगर 1.5 वोल्ट की है ना, तो उसको स्टार्ट करने के लिए ना 2.5 वोल्ट या 2 वोल्ट का करंट चाहिए होता है, 2.5 वोल्ट ही चाहिए होता है मैक्सिमम, ताकि वो स्टार्ट कर सके। लेकिन वो एक बार स्टार्ट हो गई ना, तो तुम कैपेसिटर को निकाल भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फैन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि फैन में मोशन के हिसाब से तुमको स्पीड आती है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि फैन रुक जाएगा, बट मोशन ऑफ द फैन विल गेट डिक्रीज। बात समझा? अब सर ये इफेक्ट ट्यूबलाइट में क्यों नहीं दिखती? ये इफेक्ट तुमको फैन में भी दिखेगी, हीटर में भी दिखेगी और एसी में भी दिखेगी। क्यों पता है? क्योंकि फैन, ट्यूबलाइट और एसी, सॉरी फैन, मोटर्स और एसी या गीजर्स और एसी में कैपेसिटर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ट्यूबलाइट खुद ही जलती है 1.5 वोल्ट में। उसके कैपेसिटर की स्टोरेज ही 0.5 0.3 वोल्ट है, और 0.3 और 0.5 वोल्ट की वजह से अगर रोशनी थोड़ी कम भी हो गई तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आया? अच्छा हाँ सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलना। सर, आपने बोला कि कैपेसिटर एनर्जी ये स्टोर करके रखता है, तो अगर रिमोट का सेल बोलते खत्म हो गया तो फिर मतलब खत्म ही क्यों हो जाता है जबकि स्टोर है उसमें? बराबर है। अब तू खुद सोच, गया एनर्जी कि स्टोर करके रखता है, ये बात तो सही है। अब मुझे एक बात बता, तेरे पेट में खाना स्टोर है ना? हाँ। रिसाइकल तो करना पड़ेगा। यस। ऑब्वियस ही बात है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है? ये एनर्जी स्टोर करके तो रखता है, नो डाउट ये स्टोर करता है। अब इसकी कैपेसिटी होती है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को लगा दिया है 100 वोल्ट के करंट में। अब तुम 100 वोल्ट के एम्पियर में लगा दोगे ना भाई साहब, ये तो ब्लास्ट हो जाएगा, लीक करके बाहर आ जाएगा। क्योंकि इसकी कैपेसिटी 50 वोल्ट की थी और तुमने इसको डबल कैपेसिटर पे लगा दिया है। तो ये चार्ज भी जब लेता है ना, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे लेता है। लेवल तक लेने के बाद ये चार्ज को लेता है लेता है लेता है, खा लेता है, भर जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये यूज होते जाता है, यूज होते जाता है, तो अंदर के चार्जेस तो ऑब्वियस ही बात है ना, खत्म होते जाएंगे। हाँ, दूसरी बात, सर ये फिर से अपना चार्ज को रिसाइकल करके भरता क्यों नहीं? इसका रीजन क्या है पता है? देखो मैं तुमको बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट और कैपेसिटर का वोल्टेज है 3.8 वोल्ट। बताओ किसका वोल्टेज ज्यादा है? बैटरी। बैटरी। शाबाश, बैटरी। लेकिन फिर भी एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। उसका रीजन बताओ क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। बात समझा? यस सर। यस, जैसे ही ये 3.5 वोल्ट के नीचे आता है ना, फिर एनर्जी का फ्लो होगा, क्योंकि तब ये एनर्जी थोड़ी सी ऑप्टिमम हो जाती है। तो जैसे ही कैपेसिटर में थोड़े चार्जेस कम होने लगते हैं, कैपेसिटर फिर से थोड़ा चार्ज खाने लगता है और अपने आप को फिर से मैक्सिमम लेवल पे करने लगता है। मतलब ये ऐसा है, मान लो कैपेसिटर में 100 चार्जेस थे
और तुमने उसको यूज कर लिया और 80 चार्ज को ले लिया, मतलब 20 चार्ज खत्म कर लिया और ये 80 चार्ज तक पहुंच गया, तो कैपेसिटर फिर से वो 20 वापस इंड्यूस करके किसको कन्वर्ट कर लेता है, 100 में कन्वर्ट कर। बात समझा? हाँ हाँ, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक तुम्हारे अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। तुम सोच रहे हो, अच्छी बात है। फिर से रिमोट का और- सेल खत्म हो जाता है। नहीं, रिमोट का सेल अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ भी कर लो 8 महीने 6 महीने पक्का चलता है। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि रिमोट का तुमको यूज ज्यादा नहीं होता, कम यूज होता है, बराबर है ना। यही तुम्हारे वीडियो गेम में याद है, वीडियो गेम में जो एवरडी के सेल लगते थे। घड़ी। हाँ, घड़ी, घड़ी को देख लो, घड़ी, घड़ी का 1 महीने में खत्म हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली घड़ी चलती रहती है, बराबर है। हाँ सर। हाँ, तुमको चाहिए ना तो तुम एक टाइम ऐसा भी कर लो, घड़ी और रिमोट का सेल एक ही टाइम पे चेंज करो। लॉजिकली देखो, घड़ी का सेल पहले खत्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिमोट। रिमोट वाला सेल 8 महीने आराम से चलता है। बात समझा? इसीलिए रिमोट में कैपेसिटर छोटे छोटे लगाए जाते हैं। यस सर। कैपेसिटर समझ आ गया है? यस सर। अपने लेवल पे तो अपने को बस याद रखना है, कैपेसिटर्स मतलब 2 प्लेट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, एनर्जी स्टोर करता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और ये दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। मैं तुमको आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये था भाई साहब सीरीज कैपेसिटर। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पैरेलल कैपेसिटर। सो पैरेलल कैपेसिटर्स के मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटर्स मैंने होमवर्क दिया था और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया है या नहीं किया है, बट फिर भी। अब देखो, पैरेलल कैपेसिटर्स कुछ ऐसा था। वाह वाह, पहले ही लेक्चर में 46 थे, अभी दूसरे लेक्चर में सीधा 44। गुड। ये डिक्रीमेंट है ना, इतना गंदे तरीके से होता है ना, फिर ऐसा लगता है साला पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। नहीं सर, पता है रीजन क्या है, मैं बताता हूँ कि क्या? पहले लेक्चर में ज्वाइन करते और छोड़ देते और फिर अपने आप लॉग आउट हो जाते ना, तो भूल जाते 40 मिनट बाद फिर ज्वाइन करना है। हाँ, वही वही वही, वो सही बोला तुमने। मैं मेरे को वो है। अब वो सर सॉल्व हो ऐसा जाएगा ना। क्लासेस के लेक्चर में मेरे साथ बहुत, क्लासेस के स्कूल के कॉलेज के लेक्चर में बहुत हुआ है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ ज्वाइन करना। यही है। तू वही है ना जिसको विनीता मैम बुला रही थी, नहीं सुन रहा था? ये वही है सर। अरे वो तो मैंने ज्वाइन रखा था, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी देखो यार, तुम लोग इतने स्ट्रगल करते हो, क्या किया जा सकता है, बराबर है ना। तुम ही तो स्ट्रगल कर रहे हो पूरी इंडस्ट्री में, बाकी सब लोग तो ऐसे ही घर पे विल्ले बैठे हैं। यस। नहीं सर, सब नहीं स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। सर। है ना। हाँ, चलो यहाँ पे देखो भाई साहब, तुम 8 घंटे पढ़ते हो, तो हमने भी 8 घंटे कभी पढ़ाई की थी, और बिलीव करो आज भी हम 2 से 2.5 घंटे पढ़ते हैं। 2 से 2.5 घंटे इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी तुमसे थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। समझ आया? तो तुमको ऐसे कभी नहीं सोचना है कि भाई साहब मैं बहुत मेहनत करता हूँ। भाई साहब मेहनत सभी कर रहे हैं। हाँ, ये है कि तुम तुम्हारे लेवल पे कर रहे हो, बाकी सब अपने लेवल पे कर रहे हो। और देखो गाइस, गीता में भी यही लिखा हुआ है, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब जब भगवान कृष्णा ने बोल दिया है तो हम कौन होते हैं। यस। अब यहाँ पे ध्यान से Yes, देखो, sir. ये वोल्टेज है भाई साहब, और ये चार्ज क्यू है। अब खुद देखो, यहाँ पे जो चार्ज क्यू है ये तीनों वायर में अलग अलग जा रही है। अब बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि सेम रह गया? डिस्ट्रीब्यूट। शाबाश। अब चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या सेम रहेगा, जल्दी बताओ क्या सेम रहेगा? कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। वोल्टेज। अबे चार्ज और वोल्टेज सेम हुआ। बट सर डेरिवेशन, अच्छा वोल्टेज सेम। समझा? मैं वोल्टेज के हिसाब से ही निकालूंगा, ठीक है। कैपेसिटर तो मैं प्रूफ करूंगा, C1 C2 C3। कैपेसिटर सेम होता तो मैं कैसे नाम देता, C1 C2 C3, सबको CC नाम देना पड़ता। बात समझा? समझा सर। यस। सो भाई साहब, कभी भी याद रखना, जंग करंट और वोल्टेज के बीच में और चार्ज और वोल्टेज के बीच में होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चार्ज अलग अलग है, मतलब चार्ज अगर बाइफरकेट हुए तो वोल्टेज
सेम है। कांस्टेंट रहेगा, बराबर है, सेम रहेगा। मतलब ये C1 पे भी वोल्टेज भी है, C2 पे भी वोल्टेज भी है, C3 पे भी वोल्टेज भी है। क्या बात समझा? यस। अब ये तीनों यस सर। तीनों पे वोल्टेज भी ही है। अब सर मैंने पहले भी बोला था, हम सेम वाले से डेरिवेशन प्रूफ करेंगे कि डिफरेंट वाले से? डिफरेंट वाले। डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस नहीं है, देखो यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस था, बट यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस है। तो अगर भाई साहब डिफरेंट चार्जेस है तो हम डिफरेंट से करंट को प्रूफ, डिफरेंट से डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे डिफरेंट से डेरिवेशन को प्रूफ करना है तो लॉजिकली सुन लो, देखो यहाँ पे देखो, Q net is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 डॉट 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 Qn बराबर है, ये नेट बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, जो तुमको बोलना है वो बोलो। बात समझ आया सबको? Yes, हाँ sir. सर। शाबाश। अब लॉजिकली सोचो Q नेट, अब मुझे पता है सर मुझे कैपेसिटर फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V डॉट 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 Cn इंटू V। सर वोल्टेजेस तो सभी में कॉमन है, कांस्टेंट है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, और वोल्टेज यहाँ पे कॉमन दैट इज V, V और V कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। क्या बात समझा सबको? हाँ सर। हाँ। सो साहब अब याद रखना, रेजिस्टर और कैपेसिटर उल्टा होता है, मैं फिर बता देता हूं तुमको। रेजिस्टर सीरीज के लिए, रेजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। और रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर इन पैरेलल, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये हो गया रेजिस्टर। लेकिन भाई साहब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कैपेसिटर इन सीरीज, तो याद रखना कैपेसिटर इन सीरीज का मतलब रेजिस्टर इन पैरेलल, समझ आया? कैपेसिटर इन सर। सीरीज रेजिस्टर इन पैरेलल दैट इज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यस दोनों अपोजिट है, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3 डॉट 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 1 upon Cn। और रेजिस्ट कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल अगर देखोगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। क्या बात समझा? यस। यस। देखो ध्यान से, दोनों ऑपोजिट है, रेजिस्टर सीरीज का कैपेसिटर पैरेलल में आता है और कैपेसिटर पैरेलल का रेजिस्टर सीरीज में आता है, और वाइस वर्सा। बात समझा? हाँ सर। सबको क्लियर है भाई साहब? सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस। और कुछ डाउट है? नो सर। नहीं सर। पक्का? पक्का सर। पक्का। शाबाश। हाँ, तो भाई साहब ये सारी चीजें थी। अब थोड़ी थोड़ी बातें अच्छे से और कर लेते हैं। अब जैसे अच्छे से अगर और बातें करनी है तो मेरे को ना एक बहुत पुराना सम याद आ रहा है जो AIPMT में पूछा गया था। मैं तुमको वही सम जस्ट रिपीट टेलीकास्ट करवा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमको वो सम आता है या नहीं आता है। बात समझा? यस। यस। तो ये पहला ऐसा सम होगा जिसका क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूंगा और तुमको लिखना है। समझ आया? क्योंकि मेरे पास इसका PDF नहीं है, ये जब मैंने दी थी तो मैंने क्वेश्चंस तभी बनाए थे, तो मैं मेरे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन देता। ठीक है? ग्रुप पे डाल दो। अरे यार मैंने अभी वो बहुत गंदी हैंडराइटिंग में ठीक है, लिखा। चलेगा बोल दो सर। भाई साहब लिख लो ना, फटाफट फटाफट लिख लो, मैं बताता हूँ। बोलो सर। एक मिनट 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 एक मिनट। हाँ। अरे यार वो वाटर वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हर बार यही होता है, वाटर 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 कहाँ गया वाटर?
यहाँ shit. मेरे बुक के साथ भी छेड़खानी हुई है लगता है. यस, 7 का 11, 4 पेजेस नहीं मिल रहे. गुड. ठीक है. यस गाइस, अभी फिलहाल वो वाले क्वेश्चंस तो मुझे नहीं मिल रहे, बट एक बंदे ने मुझे सॉल्व करना दिया था, शायद मुझे मिल जाए. छोड़ो, रहने दो यार, नहीं मिल रहा. वो एक ही क्वेश्चन था जो नसीब बहुत खराब है. अच्छा. नहीं मिल गया. यस. हाँ नसीब हम लिखो लोग का खराब है. लिखो 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 लिखो. बोलो टू सर. कॉपर बॉल्स, 2 copper balls, each weighing 10 gram. 2 copper balls, each weighing 10 gram. एक काम करो, ये क्वेश्चन ही कैसे आता है? 10 ग्राम के बाद 10 grams. आगे का क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्रुप. मिल गया ग्रुप में? सर मिला. 2 copper balls, each weighing 10 gram, are kept at 10 centimeter apart. If one electron, ये CET में आ चुका है, बस उसके बाद पता नहीं आया था कि नहीं आया था, पता नहीं. If one electron from every 10 raised to 6 atom is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them is. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. कूलम फोर्स ही पूछा है, बट है काफी बढ़िया क्वेश्चन. क्लिक मिल रहा सर. हाँ 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 हाँ. 10 से 2 मेरा था. अब बताओ, आएगा ये क्वेश्चन? 1 मिनट से ट्राई करना. ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो. मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि तुम ट्राई करो.
चलो मिल गया। आंसर आया? 1 मिनट कोशिश कर रहे इसमें एवोगैड्रो नंबर यूज होगा। समझा सर वो कैसे आएगा, वो एटॉमिक मिल वेट गया क्यों दिया मेरे ये भी समझा सर। एवोगैड्रो नंबर से कर पाओगे ये, हाँ बिना हाँ सर एवोगैड्रो कर रहे नंबर हैं। नहीं हो पाएगा। चलो सीधा सीधा मैं बता दूं, मिल गया मेरे को, बस 1 मिनट कैलकुलेट कर रहा था। भाई साहब बहुत टाइम लग रहा है, ग्रुप पे बहुत डाल रहा टाइम हूँ लग बस। रहा है। नहीं मिल रहा है सर। सर ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं, मेरा आंसर आ गया। आंसर कितना आया? 2 हाँ 2 into 10 power 8। शाबाश, 2 into 10⁸ हाँ सर। गुड। सर सॉल्यूशन तो भेजने दो, वो तो मार्क किया हुआ है क्वेश्चन में भी। अच्छा मैं सॉल्यूशन भेजूं तो समझ आ जाएगा कि सीधा सीधा सॉल्व करके दिखाऊं? सर 1 मिनट रुको तो सर, अक्षय को सॉल्यूशन भेजने दो। भेज रहा है अक्षय। सर आप हिंट दो, हम ट्राई करेंगे। हिंट यार, हिंट तो अभी वही है, बस एवोगैड्रो नंबर यही हिंट था, अब और क्या हिंट दूं? मैं बता दूं, यही बड़ी बात होगी, बराबर है ना? यस। हालांकि मैं भेज तो दे रहा हूँ ग्रुप में, ग्रुप में भेज दूं या मैं इधर बता दूं? जल्दी बोलो। बता दो यहाँ पे। अच्छा बता दूं यहीं पे, ओके ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें कॉपर वॉपर यूज हुआ है, बराबर है? हाँ। यस। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ कॉपर, अब देखो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, जरा ध्यान से सुनना एक बार। जो
तुमको भी समझ आ जाएगा कि क्या है। 2 copper balls each of 10 gram are kept in air at 10 centimeter apart. If one electron from every 10⁶ atoms, मतलब 10⁶ atoms में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, is transferred from one ball to another, the coulomb force between them is, atomic weight of the copper दे दिया था 63.5 grams, बराबर है ना? Yes. Yes, sir. शाबाश। अब अगर तुम डायग्राम के हिसाब से जाओगे तो ध्यान से देखो डायग्राम। 2 बॉल्स है कॉपर के 10-10 ग्राम वाले, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे बताते जाओ क्वेश्चन में, मैं डायग्राम यहाँ से तुम ही मुझे बताओगे डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम भी तुम ही मुझे बताओगे। देखो 2 10 ग्राम वाले कॉपर बॉल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ? 10 सेंटीमीटर। और मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर, और बताओ एक इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 10⁶ एटम से, मतलब 10⁶ एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और कॉपर का मास उसने दे दिया 63.5 ग्राम्स, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर is 63.5 ग्राम्स। क्या इतना ही क्वेश्चन में है कि और कुछ दिया हुआ है? इतना ही क्वेश्चन में कि और कुछ दिया हुआ है? सर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वन बॉल टू अनदर। वही हाँ, मतलब चार्ज ट्रांसफर मतलब वही 10⁶ एटम में एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होगा, बराबर है? हाँ शाबाश। अब पहले तो ये 10-10 ग्राम दिया है सर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम ऑफ कॉपर क्या करस्पॉन्ड करता था? 1 ग्राम ऑफ कॉपर करस्पॉन्ड करता था 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है ना? हाँ यस। सो लॉजिकली सोचो, मुझे तो एक ग्राम के बारे में बोला है, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। हाँ एटॉमिक Yes, sir. वेट ऑफ कॉपर है कितना पहले ही बताओ? 63.5। 63.5. शाबाश। हाँ। लॉजिकल सी बात है ना यार, एटॉमिक वेट तो उसने खुद ही दिया 63.5, बराबर है? हाँ तो लॉजिकल सी अगर मैं बात करूं 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर की बात करूं, तो ये तुम निकाल सकते हो कितना नंबर ऑफ एटम्स आएगा, बराबर है? सो x की वैल्यू आ गई, देखो 63.5 into 6.023 into 10⁻23। चलो फटाफट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 63.5 into 6.023, बात समझा? 63.5 into 6.023 बराबर है? यस लॉजिक समझा? नहीं हाँ समझ आया? पक्का? 382.39। हाँ, तो लॉजिकली सोचो ये 382.39 हो रहा है। कितना हो रहा है? 39 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। क्या ये बात समझा? हाँ ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में उसने क्या क्या बोला पहले देख लो। उसने बोला है 10 ग्राम 10 ग्राम के बारे में, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस यस। अब खुद सोचो, मुझे देखो, अब मैंने यहाँ पे तो भाई साहब 63.5 ग्राम तो निकाल ही लिया है मुझे, लेकिन देखो पहली बात, मुझे 10 ग्राम के बारे में स्टडी करना है। मुझे तो ये 63.5 ग्राम के बारे में तो इतना नंबर ऑफ एटम्स आने वाला है, लेकिन एक्चुअली मुझे ये 63.5 ग्राम के बारे में चाहिए या 10 ग्राम के बारे में चाहिए? 10 ग्राम के बारे में। 10 10 ग्राम के ग्राम। बारे में। यस, क्योंकि भाई साहब मुझे तो सिर्फ 10-10 ग्राम के चार्जेस ही यहाँ पे दिए हुए हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ Yes. अब मुझे बताओ, एक मोल का मतलब होता है तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर, बराबर है ना? अरे एक सर। मोल ऑफ कॉपर मतलब हाँ सर एक मोल ऑफ कॉपर मतलब एवोगैड्रो नंबर ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? मैं सही हाँ बोल रहा हूँ ना? सर। एक मोल ऑफ कॉपर मतलब तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर, बराबर है? यस हाँ सर यस। और एक मोल का मतलब ही 63.5 ग्राम भी होता है। हाँ हाँ सर।
जो ये 63.5 ग्राम दिया है तुमको, ये तो मोलार मास दिया है, बराबर है? हाँ ये हाँ, अब ये कैलकुलेट करने के बाद दो चीजें और, 1 मोल ऑफ कॉपर तुमको देता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, हाँ और 1 मोल ऑफ कॉपर का ही मॉलिक्यूलर मास है 63.5 ग्राम्स, बराबर है? हाँ सर। हाँ ये सोचो, अगर 1 मोल हटा देंगे तो 63.5 ग्राम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं? इनडायरेक्टली 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है? अगर मैं मोल कंसेप्ट से जाऊं तो, बराबर है? नहीं समझे? यस सर। हाँ सर। समझ आया? समझा नहीं समझा? पहले ये बताओ, ये वाला हाँ केस सर, समझ में समझे। नहीं समझ आया? मैं मोलार कंसेप्ट से जा रहा हूं तो देखो, 1 मोल ऑफ कॉपर के पास 6.023 इंटू 10 नंबर ऑफ एटम्स था। 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब 63.5 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगर 1 मोल हटा दिया तो 63.5 ग्राम का वैल्यू आ गया 6.023 इंटू 10 नंबर ऑफ हाँ एटम्स, सर, बराबर? आ गया। अब सोचो 1 ग्राम का इधर से कितना आएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना है? ये नंबर ऑफ एटम्स आएगा, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड करो, चलो फटाफट, 6.023 डिवाइड बाय 63.5, जल्दी डिवाइड करो। सर लेकिन इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? वही सर, डायरेक्ट बोलो मोल निकाले हम लोग, और मोल को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आता है हम लोग को पूरे, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है उसमें। देखो देखो, मैं तुमको मेरा मेथड बताता हूँ, बाद में मैं शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना है। पहले ये बताओ, ये कितना आएगा? 6.023 डिवाइड बाय 63.5, जल्दी करो। 6.023 डिवाइड बाय 63.5, 0.094। 0.094। कितना? 1 पॉइंट है, 0 पॉइंट है? 0.094। 94 0.094 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। आप सोचो ये 1 ग्राम के लिए आ गया, 1 ग्राम के हिसाब से तुमको कितने का निकालना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम का वैल्यू क्या आ गया? 0.094 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स। यस, बराबर है? हाँ अब सर। 10 ग्राम, अब सोचो, देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है 10⁻6 नंबर ऑफ एटम्स से। सो इतने नंबर ऑफ एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देंगे, बराबर है ना? सो देखो 0.094 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जबकि 10⁻6 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, बराबर है? यस। हाँ सर। अब यहाँ से तुमको वैल्यू किसकी आएगी? x की। तो देखो x इंटू 10⁻6 और ये 0.094 इंटू 10⁻24, ये और ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 18। मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ो, मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं, मुझे तो चार्ज चाहिए। तो Q का फॉर्मूला होता है Ne। n का वैल्यू है 0.094 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये और ये खत्म हुआ, ये देखो 10⁻⁻1 आया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको चार्ज मिलेगा, किसके लिए पता है? 10 ग्राम के लिए। क्या बात समझा? यस, समझा सर। कर लो। 0.094 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? 0.094 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? 0.094 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? सर 1.5। 1.5 और ये 10⁻⁻1 ना? नहीं, -2। -2 है सर। अच्छा, -2, ओके। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। अब ये तुम्हारे 10 ग्राम का चार्ज है। अब ये एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या यूज करने का? KQ1 Q2 अपॉन R²। बात खत्म हो गई। यस सर। इसमें मतलब क्या था पता है? मतलब ये चार्ज निकालना था। हाँ, अब इसका शॉर्टकट मेथड सुन लो क्या होता है। पहले तो बताओ ये समझ आया नहीं समझ? हाँ समझा सर। समझा सर। समझा सर। पक्का? यस यस सर। ओके सर। अब याद करो, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलार मास टाइप।
याद आया? हाँ सर। याद है मोलार मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास था या मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलार मास था? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर मास अपन मोलार मास। हाँ मतलब मैंने सही बोला था। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलार मास का ये फॉर्मूला था, याद आया? हाँ यस सर। सर। नंबर ऑफ एटम्स तुम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 10, बराबर है ना? हाँ हाँ और मोलार मास तुम्हारे पास है 360, मतलब 63.5। उसके हिसाब से तुम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन है ना, मैं केमिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं लॉन्ग कट मेथड यूज करता हूँ। अब तुमको पता है इसमें यूज कैसे करते हैं, तो तुम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। समझा? अब मेरे को इतने अच्छे से केमिस्ट्री नहीं आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग कट मेथड यूज करता हूँ। इनडायरेक्टली मैंने ग्राम को कन्वर्ट किस में कर दिया पता है? चार्ज। समझ आया या नहीं समझा? समझा। देखो फिर से देखना है तो फिर से देख लो। 1 मोल ऑफ कॉपर 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम। दोनों को भाई साहब इक्वेट कर लो, तो 63.5 ग्राम करस्पॉन्ड टू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। हाँ मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, मुझे ये पता है 1 मोल जितना ग्राम होता है उतना ही नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर होता है, मतलब 63.5 ग्राम करस्पॉन्ड टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 ग्राम के लिए इतना, 10 ग्राम के लिए इतना। बात समझा? अब ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स 10⁻6 नंबर ऑफ एटम्स एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितना? अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर मैंने निकाला क्यू, क्यू का वैल्यू होता है Ne, तो ये नंबर ऑफ चार्ज हो गया। अब ये चार्ज 1, ये चार्ज 2, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि 10-10 ग्राम है। फॉर्मूला यूज करूंगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू पता है, Q1 Q2 की पता है, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। बात समझा? सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है? पूरा सोल्यूशन जो मैंने भी हाथ से ही सॉल्व किया है, हालांकि ये भी पूरा ही सोल्यूशन है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है ना कि सर ने तो आधा ही सॉल्व किया, उनके लिए। बाकी आ तो गया है, ठीक है? जिनका नहीं आया वो देख लो। सोल्यूशंस मैंने ग्रुप में डाल दिया है, अगर तुमको दिख रहा होगा तो। हाँ भाई एक बंदे और ने मुझे भेज दिया है, अच्छा वो कुछ तो और भेजा उसको। आ गया सोल्यूशंस? यस यस सर, आ गया। हाँ वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा वहां पे है। तो गाइस ऐसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें मैंने ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया था, वरना एक बाउल ऑफ वाटर देते हैं, और कभी भी याद रखना एक बाउल ऑफ वाटर हमेशा 250 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 250 ग्राम। याद रखना कभी भी अगर तुमको एक बाउल ऑफ वाटर एंड ऑल ऐसे कुछ बोला ना, और वेट मेंशन नहीं किया ना, तो एक बाउल ऑफ वाटर हमेशा 250 ग्राम होता है, ये बात याद रखना, ठीक है? ऐसे मान लिया जाता है सीईटी में, या पहले जब जेई के क्वेश्चंस आते थे तो ऐसे मान लिया जाता है कि एक बाउल का मतलब 250 ग्राम ऑफ वाटर, ये बच्चों को पता होगा, लेकिन वो तुमको मानना पड़ता है। एक बाउल ऑफ वाटर मतलब 250 ग्राम। तो जैसे यहाँ पे 10 ग्राम के लिए निकाला है ना, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज। नहीं, हम एक्चुअल वही बाउल लेते हैं जिसका 250 ग्राम आता है। बात समझ आया? हाँ यस। वो कभी भी डिपेंड के बाद चक्कर में नहीं रहो कि सर वो बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा तो छोटा।